स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में शारीरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह दूसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी, तो आप एक बार जरूर देखें। साथ ही आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ। जो हमारा दूसरा चैनल है अथर्व एकेडमी, उस पर मैथ्स और रीजनिंग की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए क्लासेस चल रही हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको अथर्व क्लासेस पर ही अथर्व एकेडमी की लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप चैनल पर जाकर क्लासेस अटेंड करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन है आंत, अमाशय, अग्नाशय या यकृत। में कहा गया है कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है मानव शरीर में, तो वह अंग है लीवर यानी कि यकृत। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, बसा का बसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, बसा अम्ल और ग्लिसरॉल का बसा में परिवर्तन, बसा का बसीयकरण, प्रयुक्त सभी। तो पित्त का प्रमुख कार्य होता है बसा का पायसीकरण। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, फेफड़े, यकृत, गुर्दे या पेट। तो याद रखिए, मानव शरीर का जो अंग रासायनिक कारखाने के नाम से जाना जाता है वह है यकृत। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय। याद रखिए, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या है? ऑप्शन है मूत्र बनाने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करना, श्वसन क्रिया प्रारंभ करना। पेसमेकर का प्रमुख कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन है गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या फेफड़ा। तो गति प्रेरक या पेसमेकर एक ही बात है, जिसका संबंध हृदय से है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? ऑप्शन है हृदय, सिरा, धमनी या कोशिका। याद रखिएगा, रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। किनकी भित्तियों पर? तो वह है धमनी पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है। तो सोते समय रक्तदाब घटता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कुपोषण के कारण भोजन ना खाने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है? ऑप्शन दिए गए हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्वासियोकोर, बुलिमिया नर्वोसा या मैरेस्मस। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कुपोषण के कारण भोजन ना खाने का एक मनोवैज्ञानिक विकार है? तो वह है एनोरेक्सिया नर्वोसा। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आप ये जान लीजिए कि एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है वह एक मनोवैज्ञानिक विकार है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को वजन बढ़ने की क्या होता है, भय बना रहता है, तीव्र भय रहता है, जिसके कारण भोजन करने के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, मना करता है। इसके कारण वह क्या होता है, गंभीर रूप से कुपोषित हो जाता है। तो इस प्रकार यह एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण व्यक्ति में अधिक वजन होने या इस तरह से देखे जाने का क्या होता है, उसे डर रहता है।
दूसरा ऑप्शन है क्वासियोकोर। तो जो क्वासियोकोर है वह गंभीर क्या है, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला क्या है, एक कुपोषण है, जो कि आमतौर पर क्या है, बच्चों में देखा जाता है क्वासियोकोर। जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है बुलिमिया नर्वोसा। तो जो बुलिमिया नर्वोसा है यह भी एक क्या है, मनोवैज्ञानिक विकार ही है, जिसमें क्या है, अधिक मात्रा में भोजन करना, और उसके बाद क्या होता है, जब व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसके व्यवहार में क्या है, क्षति, उसके शरीर में क्षति हो जाती है, जिससे उससे क्या होता है, उल्टी करना। तो इस प्रकार की उसमें क्या है, लक्षण दिखाई देते हैं। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अत्यधिक व्यायाम करना या उपवास करना भी बुलिमिया नर्वोसा में शामिल है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मेरिस्मस, तो मेरिस्मस क्या है, कुपोषण का एक गंभीर रूप है जो कैलोरी और पोषक तत्वों की सामान्य कमी के कारण होता है, मेरिस्मस रोग। तो आई होप आप लोग चारों ऑप्शन के बारे में समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन दिए गए हैं अग्नाशयी रस या लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या श्लेष्मा, पित्त रस, अग्नाशयी रस, लार या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिए कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित जो होने वाला रस है वह है पित्त रस और अग्नाशयी रस, जो कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो पित्त रस है वह क्या है, यकृत द्वारा स्रावित होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है पित्त रस में। पित्त रस में क्या है, भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है पित्त रस। और जो अग्नाशयी रस है वह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसी के साथ याद रखिए कि अग्नाशयी रस का स्राव हार्मोन स्रावी और कोलेस्ट्रोकिनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पित्त रस और अग्नाशयी रस। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है। ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फोलिक अम्ल। तो याद रखिएगा विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायता करता है, रक्त को जमाने का कार्य करता है विटामिन के। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन का स्थान क्या है। ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, गर्भाशय ग्रीवा या फैलोपियन ट्यूब। याद रखिएगा मनुष्य में जो फर्टिलाइजेशन का स्थान है फैलोपियन ट्यूब है, निषेचन का स्थान फैलोपियन ट्यूब में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरुष द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ऑप्शन दिए गए हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे एलएच कहा जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन जिसे एफएसएच कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। तो प्रश्न में कहा गया है पुरुष द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, महिलाओं में अंडोत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ऑप्शन दिए गए हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन। तो याद रखिएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वह अंडोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा एक परिपक्व अंडा अंडाशय से निकलता है। ऑप्शन निषेचन, प्रत्यारोपण या मासिक धर्म। एक निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार से प्रत्यारोपित होता है वह प्रत्यारोपण कहलाता है।
वह प्रक्रिया प्रत्यारोपण कहलाती है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, वीर्य का उत्पादन, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन, संभोग के दौरान चिकनाई युक्त द्रव का स्राव, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का जो कार्य है वह वीर्य का उत्पादन है। तो प्रश्न का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महिलाओं में गर्भाशय की परत में बहाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निषेचन, प्रत्यारोपण, ओव्यूलेशन, या मासिक धर्म। तो याद रखिए, महिलाओं में गर्भाशय की परत के बहाव को मासिक धर्म कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन दिए गए हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटेड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, या एस्ट्रोजन हार्मोन। तो याद रखिए, गर्भाशय के दौरान गर्भावस्था की परत को बनाए रखने के लिए गर्भाशय की जो परत है उसको बनाए रखने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वह है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पुरुषों में सर्जिकल नसबंदी प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन है पुरुष नसबंदी, ट्यूबल लिगेशन, स्टेरेक्टोमी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष नसबंदी। अगला प्रश्न है, महिला प्रजनन प्रक्रिया में फैलोपियन ट्यूब का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है ओव्यूलेशन, निषेचन, मासिक धर्म, या प्रत्यारोपण। तो याद रखिए, महिला प्रजनन प्रणाली में फैलोपियन ट्यूब का जो प्राथमिक कार्य है वह है निषेचन। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन से पुरुष प्रजनन अंग टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु का उत्पादन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एपिडिडीमिस, शुक्राणुटिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, या वृषण। पुरुष अंग प्रजनन अंग टेस्टोस्टेरोन करता है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म चक्र के दौरान जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव होता है। तो ऑप्शन है मासिक धर्म, ओव्यूलेशन, गर्भावस्था, या निषेचन। तो याद रखिए, मासिक धर्म चक्र के दौरान जो LH का स्राव होता है वह ओव्यूलेशन के कारण होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उस संरचना का नाम क्या है जो विकासशील भ्रूण को गर्भावस्था की दीवार से जोड़ती है, जिससे पोषक तत्व और अपशिष्ट का आदान प्रदान संभव होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, गर्भाशय ग्रीवा, प्लेसेंटा, अंडाशय, या मूत्र मार्ग। तो याद रखिए कि वह संरचना जो विकासशील भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ती है, जिससे पोषक तत्व और अपशिष्ट का आदान प्रदान संभव होता है, वह है प्लेसेंटा। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव निषेचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटनाओं का सही क्रम है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है, युग्मनज बनाता है, आरोपण होता है। युग्मनज बनाता है, शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है, आरोपण होता है। आरोपण होता है, युग्मनज बनाता है, शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है। शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है, आरोपण होता है, और युग्मनज बनता है। तो याद रखिए, मानव निषेचन के दौरान जो सही क्रम है वह है शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है, युग्मनज बनता है, और आरोपण होता है। तो इस प्रकार प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु अंडे में प्रवेश करना, युग्मनज बनना, और आरोपण होना। तो यही सही क्रम है। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन महिलाओं में LH में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, या GnRH, गोनेडोट्रोपिकल और रिलीजिंग हार्मोन।
प्रश्न में कहा कि कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं में LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जो ओव्यूलेशन को क्या करता है, ट्रिगर करता है। वह हार्मोन कौन सा है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग के बाद पीतपिंड का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, गर्भाशय को प्रत्यारोपण के लिए तैयार करने हेतु प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करना, रोम वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एस्ट्रोजन जारी करना, अंडोत्सर्ग को उत्तेजित करने के लिए FSH का स्राव करना, मासिक धर्म को रोकने के लिए LH को स्राव को सक्रिय करना। प्रश्न में कहा गया है अंडोत्सर्ग के बाद पीतपिंड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो गर्भाशय को प्रत्यारोपण के लिए तैयार करने हेतु प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करना। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में निषेचन सामान्यता कहां से होता है? ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या योनि। तो याद रखिएगा, मनुष्य में निषेचन सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब से होता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु कोशिका में एक्रोसोम का क्या कार्य है? ऑप्शन है, यह शुक्राणु गतिशील के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें एंजाइम होते हैं जो अंडे की बाहरी परत में प्रवेश करते हैं। यह पुरुषों में हार्मोनल स्राव को नियंत्रित करता है। यह शुक्राणु कोशिका को अम्लीय वातावरण से बचाता है। शुक्राणु कोशिका में एक्रोसोम का क्या कार्य है? तो है इसमें क्या है, एंजाइम होते हैं जो अंडे की बाहरी परत में प्रवेश करते हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी से एक अनुरोध है कि साथ में वीडियो को रोककर आंसर जरूर दीजिएगा, इससे आप लोगों को अपने तैयारी का और एनालिसिस करने का मौका मिलेगा। और साथ ही आपको बता दें कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आप लोगों को सभी वीडियो के बारे में जानकारी और साथ ही PDF भी प्रोवाइड वहां से की जाएगी। देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, यह बढ़ते भ्रूण को समायोजित करने के लिए फैलता है। यह जन्म के बाद नवजात शिशु के लिए दूध का स्राव करता है। के दौरान तो गर्भावस्था के दौरान जो गर्भाशय ग्रीवा का उद्देश्य है वह यह है कि यह प्रसव के दौरान बच्चे को निकलने के लिए फैलता है। तो प्रश्न का राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? ऑप्शन है, मुख से, रशिका से, अमाशय से या पित्ताशय से। तो याद रखिए, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रमुख पाचन ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या उपर्युक्त तीनों। तो जो प्रमुख पाचन ग्रंथियां हैं उसमें लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि तीनों ही शामिल हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, जल का अवशोषण कौन से भाग से होता है? ऑप्शन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या अग्नाशय। तो याद रखिए, जल का अवशोषण बड़ी आंत से होता है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा होता है, या उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। तो लीवर के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा रहता है इसमें। तो यह तीनों कथन ही सही हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है,
मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी या 1 जोड़ी। तो याद रखिएगा कि जो मुख गुहा है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती हैं 3 जोड़ी में। पैरोटिन ग्रंथि होती है, सब मंडिबुलर ग्रंथि होती है और सब लिंगुअल ग्रंथि होती है। तो ये 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख गुहा में। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लार से संबंध कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। समलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो प्रश्न में कहा गया है कि लार के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर ए लार हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच मान 6.8 होता है, यह सही है। लार में नामक एंजाइम कथन गलत है, जबकि पैरोटिड ग्रंथि लार ग्रंथि है। ऑप्शन गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। प्रश्न है, ग्रास नली लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 35 सेंटीमीटर या 35 मीटर। तो याद रखिएगा ग्रास नली की जो लगभग लंबाई है वह 25 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता है? ऑप्शन है स्टार्च, वसा, प्रोटीन या कैरोटीन। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है, ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का क्या नाम है? ऑप्शन है ग्रसिका, ग्रास नली, श्वास नली, ए और बी दोनों। प्रश्न में कहा गया है ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का क्या नाम है? तो ग्रसिका और ग्रास नली दोनों ही जोड़ने वाले भाग हैं ग्रसनी को। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भोजन को मुख गुहा में अमाशय तक कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है ग्रसनी, छोटी आंत, आहार नाल या ग्रास नली। तो याद रखिए भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक ग्रास नली पहुंचाती है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वेसेक्टोटॉमी, ट्यूबेक्टोटॉमी, न्यूरेटोमी या साइकेडेटोमी, साइकेडेमी। तो याद रखिएगा जो स्त्रियों की नसबंदी है उसे ट्यूबेक्टोटॉमी कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोटॉमी। अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोटॉमी, ट्यूबेक्टोटॉमी, न्यूरेटोटॉमी, साइकेडेमी। तो पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टेटोमी कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? ऑप्शन है आस्था, इंदिरा, डॉली, लुइस। तो याद रखिए प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, ऑप्शन है भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वहनी विहीन है? वहनी विहीन है। ऑप्शन यकृत, अंतःस्रावी ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि या गुर्दा। याद रखिए मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली जो ग्रंथि वाहिनी विहीन है वह है अंतःस्रावी ग्रंथि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को क्या कहते हैं?
ऑप्शन है हार्मोन, घोल, रस या उत्सर्जन। याद रखिए, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को हार्मोन कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है एड्रीनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत। कहा गया है, पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि एड्रीनल, पिट्यूटरी और थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि या अम्लीय ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है थायराइड, जठर, यकृत या अग्नाशय। प्रश्न में पूछा गया है कि एक ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड, यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां हैं। जठर ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन है अग्नाशय, अबटू, पीयूष, प्लीहा। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मानव शरीर की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियास या यकृत। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क, अग्नाशय, गला या किडनी। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, रीनल ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो वह ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है टीएसएच, एफएसएच, एलटीएच, एसीटीएच। तो प्रश्न में कहा गया है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने वाला जो उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है वह टीएसएच हार्मोन है, जो कि थायराइड उत्तेजन हार्मोन है, टीएसएच। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन है जननांग, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल। याद रखिए, वृद्धि हार्मोन होता है स्रावित कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इससे पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्लासेस में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज थ्योरी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। तो बस आप वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।